गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में लेंगे भाग। सऊदी अरब के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारतीय समुदाय से भी होना है संवाद। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव के अवसर पर नागपुर में किया शस्त्र पूजन। कहा, कट्टरपंथ से पैदा होता है उन्माद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष में फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल दौरे पर पहुंचे तेल अवीव शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे मुलाकात। हमास ने 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर किया रिहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 अक्टूबर को बुलाया विशेष सत्र। वनडे विश्व कप में आज बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर किया बड़ा उलटफेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं इन सभी खबरों को अब विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही गांधीनगर में खेल परिसर का भी शिलान्यास किया जाएगा। शहरी खेल परियोजना के तहत इसका शिलान्यास किया जा रहा है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह मानसा में बहुचर माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में नैनो डीएपी संयंत्र का लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही साणंद विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री शहजादे अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद सहित कई मंत्रियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। गोयल सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ जोखिम से अवसर तक नए औद्योगिक नीति युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीति विषय पर एक सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। गोयल विश्व के कारोबारी प्रमुखों और बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रही है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। ये एक सीमा सुरक्षा बल है जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने एक्स पर कहा, आईटीबीपी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ वर्षों में आईटीबीपी मानवीय शक्ति के तौर पर काफी विकसित हुआ, जो कठोर जलवायु परिस्थितियों और दुर्गम इलाकों में देश की सीमाओं और महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करता है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति के आदर्श के रूप में काम करता है। हमारे देश के हिमवीरों को सलाम। देश भर में आज विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ बुराई पर सच्चाई की जीत है। आज के दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दशहरे पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहीं अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ आज शस्त्र पूजा करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि दशहरे के पावन त्योहार पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन पर्व पर मेरी मंगल कामना है कि हम सब पूरी मानवता के कल्याण की भावना के साथ सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़ते रहें। प्रधानमंत्री ने भी विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज नागपुर में विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत सैकड़ों पदाधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत ने गायक शंकर महादेवन का स्वागत किया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने पथ संचलन भी किया। विजयदशमी के दिन ही आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर संचालक मोहन भागवत ने विजयदशमी के उत्सव पर शस्त्र पूजा की। वहीं सर संचालक मोहन भागवत ने डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक पटल पर देश की बढ़ती ताकत को सराहा। मोहन भागवत ने कहा कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र यह प्रगति भी हमने देखी है। सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन बेहद सफल रहा और भारत के आतिथ्य की दुनिया भर में प्रशंसा की गई है। प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। जैसे G20 की परिषद यहाँ पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर हुई, उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। और कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर समय देश सेवा के लिए तत्पर रहता है। कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयंसेवक को देखता हूँ, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो,
जब ज़रूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं जो गीत को जान देते हैं। और कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने मां सरस्वती पर एक श्लोक भी गाया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। और बात उत्तर प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आज भगवान श्रीनाथ की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना पूरी की। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए ढालपुर का मैदान सजने लगा। इस उत्सव के लिए भगवान रघुनाथ की नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। माता हिडिंबा के आगमन से ही कुल्लू दशहरे की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि माता हिडिंबा के बिना दशहरा उत्सव का जो आयोजन है वो सफल नहीं हो सकता। आइए देखते हैं कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे पर डीडी न्यूज की हिमाचल से ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दशहरे के लिए ढालपुर मैदान सजना शुरू हो गया है। नगर परिषद कुल्लू ने भी दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। ढालपुर मैदान में सफेद रंग के कैनोपी टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दशहरा उत्सव में पधारने वाले देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों को भी सजाने का काम शुरू हो गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुल 300 से अधिक देवी देवता का आगमन होता है। इस दौरान यहाँ की विविधता को देखकर हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक अलग एहसास होता है। कुल्लू दशहरे में 300 से अधिक देवी देवताओं के आगमन का नजारा बड़ा ही दिव्य होता है। देवी दर्शन के साथ ही दशहरा उत्सव का आगाज होता है। जब हिडंबा आती है तो हम उसको रिसीव नहीं करते। चांदी की छड़ी जाएगी, लेकिन ऊपर से जामशिला तक आएगी। और वो अब हमारी छड़ी जाएगी, रघुनाथ की नहीं जाती, हमारी छड़ी जाएगी तो वो आएगी। और जब आएगी तो हम घर में छुप जाएंगे। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा का रथ लंका दहन के दिन भी सबसे आगे चलता है। जब माता हिडिंबा मनाली से जब कुल्लू यहाँ पहुँचती है, सुल्तानपुर में पहुंचती है, उसके बाद जो रघुनाथ जी हैं वो यहाँ से शुभ यात्रा के लिए शुरू होते हैं, ढालपुर पहुंचते हैं। भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में 5 देवी देवता बीते कई वर्षों के बाद पहली बार शामिल हो रहे हैं। सभी देवी देवता अपने आप में बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है, किंतु जो प्रमुख तो देखिए अब देवी हिडिंबा है, जिसका एक वैसे तो रामायण से कोई ज्यादा नहीं है ताल्लुकात, किंतु वो दुर्गा रूप में पूजी जाती है। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुल्लू वासी पूरी शिद्दत से जुटे हैं।
मेले में इस साल विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक दलों के साथ साथ 19 देशों के कलाकार सहित देश के अन्य भागों से बड़ी संख्या में इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल होंगे। कुल्लू दशहरे के आखिरी दिन 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल होगा, जो कि काफी रोमांचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हिमाचल। और दिल्ली में इन दिनों वैसे तो हर जगह अलग अलग रामलीला देखने को मिलती है, लेकिन अशोक विहार में आयोजित होने वाली आदर्श रामलीला का मंचन देखने लायक होता है। इस राम की लीला में किरदार निभाने अमेरिका से खास तौर पर कलाकार आते हैं। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में वैसे तो इन दिनों कई रामलीलाएं होती है, लेकिन दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित लीला की कुछ बात ही और है। दिल्ली की अन्य लीलाओं में दिल्ली या मुंबई से बॉलीवुड कलाकार अभिनय करते हैं, लेकिन इस रामलीला में अमेरिका से अभिनय के लिए खास तौर से कलाकार बुलाए जाते हैं, जो इसे औरों से अलग बनाते हैं। मैं यूएसए से सियाटल में मेरे बच्चे रहते हैं, वहीं रहता हूँ। पहले मैं दिल्ली में ही रहता था और अब 6 साल से लगातार ये हो रहा है कि रामलीला के दिनों में 2 महीने छुट्टी लेके मैं आ जाता हूँ यहाँ। मुझे रावण का किरदार करने में एक अलग मज़ा आता है, क्योंकि रावण की लोगों ने बुराइयाँ बहुत देखी, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी थी। अशोक विहार फेज 2 में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार भी भारतीय रेलवे में मुंबई काम करते हैं, लेकिन श्री राम का किरदार उन्हें इतना भा गया कि 1 माह की छुट्टियां लेकर यहाँ लीला मंचन कर रहे हैं। मैं प्रभु श्री राम का कैरेक्टर 7 साल से कर रहा हूँ। ये मेरा 7वां वर्ष है। जब मैं पहले साल इस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। धीरे धीरे फिर मेरे अंदर उनके लिए जो समर्पण भाव आया, उसके बाद मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत उससे मदद मिली। आज की रामलीला में मंचन में कुछ खास ही नज़ारा यहाँ देखने को मिला, जिसमें अंगद रावण संवाद हुआ व लक्ष्मण मूर्छा की लीला जैसे कई अलौकिक दृश्य दिखाए गए, जिसे देखने के लिए कई विशिष्ट व्यक्ति यहाँ आए। प्रभु राम जो है घर घर पहुँचे हैं, तो उसके पीछे कोई एक कारण है, तो भगवान वाल्मीकि रचित ये रामायण है, तुलसीदास रचित ये रामचरितमानस है। ये जो जितनी भी रामलीलाएं होती हैं, ये जो आदर्श रामलीला है, इनके आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद है कि प्रभु राम को घर घर पहुंचाते हैं। आयोजकों के अनुसार रामलीला मंचन को सफल बनाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य मिलकर मनोभाव से काम करते हैं। 7 साल की तपस्या है, बाबूजी ने शुरू किया और एक टीम थी तब भी, आज भी टीम है। अगर आप देखेंगे तो एक पूरी युवाओं की टीम है। सनातन संस्कृति का जैसा झंडा पूरी दुनिया में फहरा है, ये निश्चित है कि यहाँ पर भी उसका एक प्रभाव है। और हम जो रामलीला करते हैं रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर करते हैं, और हमारी स्क्रिप्ट भी लगभग अपनी लिखी हुई है। हमारे यहाँ अनेक सरकारी अधिकारी और व्यापारी वर्ग से अपने कंपनियों के जो निदेशक हैं, वो यहाँ अभिनय करते हैं और 1 महीना पूरा रिहर्सल करते हैं, उसके बाद करते हैं। हमारी रामलीला की पहचान ही अभिनय है। जब आप किसी भी धार्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो वो तनाव आपका तुरंत दूर हो जाता है। आदर्श रामलीला कमेटी में स्वयं के बनाए हुए डायलॉग बोले जाते हैं। खास तौर से डिजाइन किए हुए कपड़े व अन्य सामग्री भी ऑर्डर देकर बनवाई जाती है। यही वजह कि बीते 50 साल से भी अधिक समय से आयोजित हो रही इस आदर्श रामलीला की लोकप्रियता हर बार न केवल बढ़ती जाती है, बल्कि लीला मंचन को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं। अभी हम मौजूद है दिल्ली स्थित अशोक विहार की आदर्श रामलीला कमेटी में। बीते 50 साल से भी अधिक के समय से इस रामलीला का न केवल सफल मंचन हो रहा है, बल्कि रामायण की सांस्कृतिक समृद्धता से युक्त सदियों पुरानी विरासत को संयोजित रखने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के सामने लाने का अनुकरणीय कार्य भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और विजयदशमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल की बीरभूम में बड़ी धूमधाम से सिंदूर खेला गया। मां दुर्गा की विदाई की खुशी में सिंदूर खेला मनाया जाता है। सदियों से चली आ रही इस रस्म में विवाहित महिलाएं देवी के माथे और पैरों पर सिंदूर लगाती हैं, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाने की परंपरा है। ঠাকুরের ঘট নড়ি দেবে
বিনাশিনী ব্রহ্মযোনি সমুৎপন্নে ফল মিষ্টি পুজো নার্য দিয়ে। और वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में सेल्फी विद डॉक्टर अभियान के लिए हरियाणा के सुनील जागलान की तारीफ की गई थी। प्रधानमंत्री ने उनके साथ बातचीत भी की थी। सुनील जागलान ने मन की बात कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि मन की बात की 100वीं कड़ी में सेल्फी विद डॉक्टर का जिक्र होने पर विदेशी मीडिया ने इसे बेहतरीन तरीके से कवर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात के 100वें एपिसोड में सेल्फी विद डॉटर अभियान के बारे में फिर से बोलने और मेरे से बात करने के बाद इस अभियान की गति इतनी बढ़ गई है कि विदेशी जो मीडिया है वो इस अभियान को कवर करने के लिए मेरे गांव में पहुंचा और उन्होंने इस अभियान की जो स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स के नेशनल और वर्ल्ड दोनों प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की शक्ति है जिससे वो किसी भी सामान्य व्यक्ति को कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वाराणसी के इंद्रपाल सिंह बत्रा के कार्यों को भी सराहा था, जिन्होंने घर में गौरैया का आशियाना बनाकर अनूठी मिसाल कायम की है। इंद्रपाल सिंह बत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उनके कार्यों की प्रशंसा होने से उनमें न सिर्फ नई ऊर्जा की प्राप्ति हुई बल्कि काशी के लोगों में एक जागरूकता भी आई है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात हमको किसी ने बताई कि आपके बारे में प्रधानमंत्री जी बोलने वाले हैं, और उसके बाद तो जो ऊर्जा हमारे अंदर आई और जो ऊर्जा मेरे अंदर आई तो आई, मेरे कॉलोनी वालों की, मेरे काशी वासियों के अंदर ऊर्जा आई। उन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू किया कि बत्रा जी मेरे घर में भी लगाइए, मेरे घर में भी लगाइए, मेरे घर में भी लगाइए, और मैंने बहुतों के घर में लगाया। आज कई जगह बनारस में गौरैया का जो है वो आवास है और वो प्रवास कर रही हैं वहाँ पर। एक पंजाबी फैमिली है वहाँ जापान में, उनका फ़ोन आया, वो मेरे संग आधे घंटे बात करती रही वो कि जो है आपने बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों ने जापान में मन की बात आपका सुना। खबर बिहार से, जहां के गोपालगंज में एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। इस भगदड़ में 10 अन्य महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी घायलों को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना चीनी मिल रोड स्थित राजा दाल के पास की है। प्रवर्तन निदेशालय ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक और घोटाले का आरोप लगाया। ईडी ने दावा किया है कि प्रदेश मार्कफेड के एक पूर्व प्रबंध निदेशक और एक स्थानीय चावल मिल मालिक एसोसिएशन के पद अधिकारी ने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के फायदे के लिए 175 करोड़ रुपए की रिश्वत चुटाई। ईडी की जांच में ये पता लगा कि विशेष भत्ता 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल करने के बाद 500 करोड़ रुपए के भुगतान जारी किए गए, जिससे 175 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली, जिसे रोशन चंद्राकर ने एमडी मार्कफेड की सक्रिय सहायता से इकट्ठा किया था। जांच एजेंसियों ने कहा कि उसने छापे के दौरान अभियोजन योग्य सामग्री, डिजिटल उपकरण और बिना लेखा जोखा की 1 लाख करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया संगठनों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। ये एंट्रीज 10 दिसंबर तक जमा की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया, मतदान और चुनाव से जुड़ी जानकारी देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करना है। इसके अंतर्गत अगले साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 4 पुरस्कार दिए जाएंगे।
भारतीय रेल त्योहारों के समय यात्रियों की सुविधा के लिए 283 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली, पटना, दिल्ली माता वैष्णो देवी, कटरा, दानापुर, सहरसा, पुरी, पटना, ओखा, नाहरलागुन, सियालदह, न्यू जलपाईगुड़ी और वाराणसी, मुंबई जैसे अनेक प्रमुख मार्गों पर ये रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। भारतीय रेलवे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्टेशंस पर रेलवे सुरक्षा बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्रमुख स्टेशंस पर सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं, साथ ही चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। रुक अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल दौरे पर आज तेल अवीव पहुंच गए। मैक्रों वहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और अन्य नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा का उद्देश्य इजराइल के साथ एकजुटता दिखाना भर नहीं है, बल्कि वो तनाव रोकने, बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा और दो देशों के समाधान का व्यवहारिक प्रस्ताव रखेंगे। इजरायली क्षेत्र पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 30 फ्रांसीसी नागरिक भी मारे गए थे, जबकि 7 लापता हैं। इनमें से एक हमास द्वारा जारी वीडियो में दिखा था, लेकिन अन्य 6 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इजराइल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष में हमास ने कहा कि उसने मिस्र और कतर के मध्यस्थता के प्रयासों में 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य के आधार पर रिहा कर दिया। ये दोनों उम्रदराज इजरायली महिला हैं। रिहा की गई महिलाएं गजा से मिस्र जाने के लिए राफा क्रॉसिंग पहुंच गईं। हमास ने इससे पहले इजरायली क्षेत्र में किए गए हमले के करीब 2 सप्ताह बाद शुक्रवार को एक अमेरिकी मां बेटी को रिहा किया था। 7 अक्टूबर को हमास ने सीमा पर हमला किया था, जिसमें 1400 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग बंधक बनाए गए थे। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर भी इसराइल का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 राष्ट्र समाधान की बात दोहराई। जो बाइडेन ने कहा कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम शांति के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। इजराइल और फिलिस्तीन समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने के हकदार हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने घोषणा की कि वो इजरायली फिलिस्तीन संघर्ष पर महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से शुरू करेंगे। सोमवार को प्रतिनिधि मंडलों को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें अरब समूह के अध्यक्ष और इस्लामिक सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में जॉर्डन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत महमूद हमूद और माटानिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत सिदी मोहम्मद लगदाफ से 19 अक्टूबर को एक पत्र मिला था। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के माने तो 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को जल्द से जल्द फिर शुरू करने का अनुरोध किया गया और ये भी कहा गया कि उन्हें निकारागुआ, रूस और सीरिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, तिमोर लेस्ते, वियतनाम और ब्रुनई के प्रतिनिधियों से भी पत्र मिला है। फ्रांसिस ने कहा कि मैं गुरुवार 26 अक्टूबर 2023 को महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र की 39वीं पूर्ण बैठक बुलाऊंगा। 10वां आपातकालीन विशेष सत्र पहली बार अप्रैल 1997 में बुलाया गया था। विशेष सत्र आखिरी बार जून 2018 में फिर से शुरू किया गया था। रोजमर्रा की जरूरी चीजों की संकट से जूझ रहे गजा के आम लोगों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र सामने आया है। यूनाइटेड नेशंस विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि सहायता सामग्री से भरे लगभग 40 ट्रक मिस्र और गजा की सीमा पर इंतजार कर रहे हैं। मौका मिलते ही ये ट्रक गजा में पहुंचकर लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री मुहैया करवाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के मुताबिक गजा में लगभग 23 लाख लोगों को आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन 100 ट्रकों की ज़रूरत है। हालांकि इजराइल और हमास के लगातार हमले के कारण मदद की रफ्तार काफ़ी कम है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में 2 ट्रेनों की टक्कर में मरने वालों की संख्या 17 हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। राजधानी ढाका से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भैरब में एक यात्री ट्रेन का
मालगाड़ी से वो टकराई और अधिकारियों ने कहा कि मालगाड़ी ने यात्री ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी, जिसकी वजह से डब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। ब्राजील में पुलिस कार्रवाई में हुई आपराधिक सरगना की मौत के बाद उसके गिरोह से जुड़ी अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने रियो डी जेनेरियो में 35 से अधिक बसों को आग के हवाले कर दिया। अपराधियों ने आगजनी की घटना को शहर के उस क्षेत्र में अंजाम दिया जहां कई आपराधिक समूह अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्षरत हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों में शामिल इन समूहों में ज़्यादातर वैसे लोग शामिल हैं जो कभी पुलिस के हिस्से के रूप में काम किया करते थे। खबर बोलीविया से, जहाँ के सांता क्रूज में जंगल में भीषण आग के बाद चारों तरफ धुआं फैलने से आपात जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और इसे काबू में करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में रेड सैनिटरी अलर्ट जारी कर दिया। घटना के बाद बोलीविया की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए इलाके के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। इसके साथ ही लोगों के लिए फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया। और एक बार फिर से रुख करते हैं सुर्खियों का। गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का होगा लोकार्पण। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में लेंगे भाग। सऊदी अरब के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारतीय समुदाय से भी होना है संवाद। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव के अवसर पर नागपुर में किया शस्त्र पूजन। कहा, कट्टरपंथ से पैदा होता है उन्माद। इस्राइल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष में फ्रांस के राष्ट्रपति इस्राइल दौरे पर पहुंचे तेल अवीव शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे मुलाकात। हमास ने 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर किया रिहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 अक्टूबर को बुलाया विशेष सत्र। वनडे विश्व कप में आज बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर किया बड़ा उलटफेर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और अब एक ऐसी खबर जो कि आर्थिक प्रगति को बल देती है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का असर है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वित्त मंत्रालय की सोमवार को जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं उससे जुड़ी ये खास खबर। मजबूत घरेलू बुनियाद और मुद्रास्फीति में नरमी की उम्मीदों के चलते भारत वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के सितंबर संस्करण में ये कहा गया है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण उज्जवल है और मजबूत घरेलू बुनियादी कारकों से मजबूत है। निजी खपत के साथ साथ निवेश की मांग भी मजबूत हो रही है। साथ ही घरेलू मैक्रो फंडामेंटल मजबूत है और उनमें सुधार भी हो रहा है। व्यापक आधार वाले औद्योगिक विकास और उत्साहजनक आवासीय संपत्ति बाजारों में अतिरिक्त विकास की संभावनाएं हैं। औद्योगिक क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि जलाशयों के स्तर में सुधार आगामी रबी सीजन के लिए अच्छा है।
कोर मुद्रास्फीति में लगातार कमी आ रही है, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति में भी कमी आई है। मंत्रालय ने कहा कि कम व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार की संतोषजनक स्थिति के साथ भारत का बाहरी खाता मजबूत दिखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्माण, उपभोक्ता विश्वास, रोजगार और मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर किए गए अग्रगामी सर्वेक्षणों में आशावादी निष्कर्ष सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि IMF के अनुमान भी पुष्टि करते हैं, भारत वित्त वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट की माने तो पर्शियन गल्फ में हाल के घटनाक्रमों से वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं और स्थिति कैसे विकसित होती है उस आधार पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक अनिश्चितताओं और ताजा भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच वैश्विक विश्लेषकों के भारत की आर्थिक ताकत पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब एक नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर बिजनेस रैप के जरिए। रेलवे बोर्ड ने दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। बोर्ड ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा की है। अब रेल कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 46% हो जाएगा। पहले कर्मचारियों को मूल वेतन का 42% डीए मिलता था। डीए में वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावित होगी और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए अरियर के साथ अगले वेतन में मिलेगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने PTC इंडिया लिमिटेड की पवन ऊर्जा इकाई का अधिग्रहण करने की बोली 925 करोड़ रुपए में जीत ली है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अपने जीवाश्म ईंधन कारोबार में संतुलन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान दे रही है। ONGC ने कहा कि उसने नवीकरणीय ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए कई कदम उठाए हैं और उसके पास पहले से 189 मेगावाट क्षमता है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर फैले पवन और सौर PV संयंत्र शामिल हैं। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा का चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 54% बढ़कर 284.7 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी को पिछले वर्ष की समान तिमाही में 184.3 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने कहा कि बैंक ऋण पुस्तिका में लगातार वृद्धि और नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA में साल दर साल 2.72% से 1.65% की उल्लेखनीय कमी के कारण हुआ है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक भारत का कोयला स्टॉक वर्तमान में लगभग 71.35 मिलियन टन है, जो पिछले साल की तुलना में 18.05% अधिक है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बिजली संयंत्रों को कोयले की दैनिक आपूर्ति अब मांग से अधिक है। पिछले 10 दिनों में सभी स्रोतों से कुल उत्पादन 2.6 मिलियन टन प्रति दिन से अधिक है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान कुल स्टॉक 60.44 मीट्रिक टन था, जबकि इस वर्ष 21 अक्टूबर तक कुल कोयला स्टॉक 71.35 मिलियन टन था, जो 18.05% अधिक है। ATM कार्ड पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने पर RBI ने मुंबई के SVC कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 13.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक RBI के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में ATM कार्ड के लिए वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज ले रहा था। ये कार्रवाई नियमों के पालन में कमी होने पर की गई और इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। मुकेश अंबानी द्वारा नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉल्ट डिज्नी कंपनी के भारतीय परिचालन को खरीद सकता है। ये जानकारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दी गई। रॉयटर्स ने जुलाई में बताया था कि डिज्नी भारत की अपनी संपत्तियों को बेचने या उनके लिए किसी साझेदार को खोजने के विकल्प तलाश रही है तथा मीडिया की कई खबरों के अनुसार उसने अरबपति गौतम अडानी और सन टीवी नेटवर्क के मालिक कलानिधि मारन के साथ साथ निजी इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन से बातचीत की है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के दौरान डेटा चुराने में अपनी टीमों की मदद के लिए अर्नस्ट एंड यंग LLP और KPMG एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सेज LLP समेत 12 फर्मों को नियुक्त किया है। इस पैनल में शामिल कंपनियां तलाशी टीमों को डिजिटल फॉरेंसिक सेवाएं मुहैया कराएंगी। और आइए रुक करते हैं खेल जगत की खबरों को और बात क्रिकेट की। ICC विश्व कप में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सोमवार को खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। एक दिवसीय क्रिकेट में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर यह पहली जीत है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने 283 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगान टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल किया। वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान ने सबसे बड़ा रन चेस किया। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम
जदरान ने 87 रन की पारी खेली, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने 65 रन की। रहमत शाह ने 77 रन और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी 48 रन बनाकर नाबाद रहे। वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का सफर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रहा। दक्षिण अफ्रीका टीम को अब तक 4 मैचों में 1 में से 3 में जीत मिली है और 1 में हार। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश को महज 1 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी। ऐसे में आज दक्षिण अफ्रीका टीम अपनी जीत के जो लक्ष्य है उसे बरकरार रखना चाहिए और बांग्लादेश हार की हैट्रिक के बाद जीत के तौर पर वापसी करना चाहेगी। टॉटनहम हॉटस्पर ने प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में फुलहैम को 2-0 से हरा दिया। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिली। टॉटनहम की तरफ से सन ह्यूमन मिन ने 36वें मिनट में पहला गोल दागा। इसके बाद दूसरे हाफ के 56वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। फुलहैम की टीम मैच के दौरान वापसी करने का प्रयास करती नजर आई, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली और अंत में टॉटनहम हॉटस्पर ने ये मैच अपने नाम किया। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में आज के दिन की शुरुआत पैरा कैनोई में स्वर्ण और कांस्य पदक से हुई। भारत की प्राची यादव ने महिलाओं के कैनोई और केएल ने 2 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियन पैरा खेलों में प्राची का ये दूसरा पदक है और इससे पहले उन्होंने महिलाओं के VL2 स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया था। वहीं एशियाई पैरा खेलों में ही भारत के मनीष कौरव ने पैरा कैनोई में रजत पदक अपने नाम किया। मनीष ने मेंस स्केल 3 फाइनल इवेंट में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं की अहम भूमिका रही थी उसमें डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का नाम प्रमुखता से आता है। आज़ाद हिंद फौज में अहम भूमिका निभाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की आज जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। पद्म विभूषण डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में एक परंपरावादी तमिल परिवार में हुआ। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे 1940 में सिंगापुर चली गईं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए एक चिकित्सा शिविर लगाया, जहां वे गरीब भारतीयों का इलाज करने लगी। साल 1943 में सुभाष चंद्र बोस से लक्ष्मी सहगल की मुलाकात हुई। इस दौरान आजाद हिंद फौज में वे शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया गया। 500 से ज्यादा महिलाएं रेजिमेंट के साथ आ जुड़ी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की नेतृत्व क्षमता और कुशल संगठनकर्ता की वजह से वे कैप्टन नाम से प्रसिद्ध होने लगी। बाद में आजाद हिंद फौज में कर्नल का ओहदा भी उन्हें मिला, लेकिन वो कैप्टन लक्ष्मी के नाम से ही लोकप्रिय रही। जापानी सेना के साथ कार्य करते हुए ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1946 तक वे बर्मा की जेल में रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ते दबाव के चलते बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और आजादी के बाद भी एक डॉक्टर के रूप में उनका सेवा कार्य जारी रहा। 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल से शादी करने के बाद वे कानपुर में बस गई। मेडिकल प्रैक्टिस करने के साथ ही विभाजन के बाद भारत आने वाले शरणार्थियों की उन्होंने सेवा की। 1971 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेते हुए उन्होंने राज्यसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में जहां उन्होंने राहत कार्यों में भूमिका निभाई, वहीं 1984 में सिख दंगों के समय कानपुर में शांति स्थापित करने में भी सक्रिय रही। 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2002 में उन्होंने वाम मोर्चा की ओर से APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे हार गई। उनके समर्पण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 92 साल की उम्र में भी वे कानपुर में अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रही थीं। आजीवन राष्ट्र की सेवा में तत्पर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने कानपुर में 23 जुलाई 2012 को 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन करते हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश पहचान दे रहा है। और आज हम आपको बता रहे हैं मणिपुर के कौनसम
इबोमचा सिंह के बारे में, जो मणिपुर की सदियों पुरानी गुड़िया बनाने की पारंपरिक कला को संरक्षित कर रहे हैं। साथ ही युवा पीढ़ी को भी गुड़िया बनाने की ये कला सिखा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस बैग को रीड ग्रास से बनाया गया है, यानी कि इस बैग का निर्माण एक तरह की घास से किया गया है। मणिपुर की ये कला है ना कितनी खूबसूरत और कितनी दुर्लभ। कुछ ऐसी ही कला है लाइदी कला। लाइदी कला यानी कि गुड़िया बनाने की कला। मणिपुर में घर घर में गुड़िया खेलने की परंपरा रही है। घर में ही बच्चे बूढ़े सभी गुड़िया बनाते हैं और फिर उससे खेलते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ गुड़िया बनाने की ये परंपरा लुप्त होती चली गई। एक शख्स ने इस कला को एक नई पहचान दी है, कौनसम इबोमचा सिंह, जिन्होंने अपने पिता से इस गुड़िया बनाने यानी कि लाइदी कला को सीखा और फिर इसे पुनर्जीवित करने की सोची। अपने हुनर से, अपने कौशल से उन्होंने एक नई इंडस्ट्री का निर्माण किया। आज कौनसम इबोमचा सिंह द्वारा बनाई गई ये लाइदी, ये गुड़िया पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। ना सिर्फ इस कला को उन्होंने पुनर्जीवित किया, इसका संरक्षण किया, बल्कि गुड़िया बनाने वाले इस पारंपरिक पेशे को भी उन्होंने एक नई पहचान दी है। हाथ से बनी सुंदर और रंग बिरंगी गुड़िया आज मणिपुर की पहचान बन चुकी हैं। सदियों पुरानी इस कला विरासत को राज्य की सीमा से बाहर पहचान दिलाई है कौनसम इबोमचा सिंह ने, जिन्होंने गुड़िया और खिलौने बनाने की मणिपुर की पारंपरिक तकनीक को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे लोगों के बीच प्रसारित किया। 1962 में जन्मे कौनसम इबोमचा सिंह को शिल्प के प्रति लगाव और कला की समझ विरासत में मिली। इबोमचा सिंह के माता पिता शिल्प कला में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे हैं। बचपन से ही उन्होंने कला की बारीकियों को सीखने के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। मणिपुर विश्वविद्यालय से कला में स्नातक करने के बाद भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण योजना के तहत 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी किया। फिर बेंगलुरु से सिरेमिक और ग्लेज पॉटरी में एडवांस ट्रेनिंग कोर्स किया। अपने अनुभव और प्रशिक्षण के बूते वे मणिपुर शिल्प कला को संरक्षित करने में जुट गए। उन्होंने पारंपरिक गुड़िया, उनके आकार, नृत्य की भंगिमाएं और पोशाक के साथ कई प्रयोग किए। पद्मश्री अवार्ड से लिसिंग अनि कुनिथोई की सही जित पंजबने मसे पंकांदा कोई मैंने बचपन से ही हमारे मणिपुर की संस्कृति, विशेषकर गुड़िया बनाने की कला को संरक्षित करने का सपना देखा था। मैंने कड़ी मेहनत की है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। जनवरी 2022 में मुझे पद्मश्री पुरस्कार के बारे में बताया गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस पल मुझे लगा कि मेरी कड़ी मेहनत को पहचान मिल रही है। कौनसम इबोमचा सिंह गुड़िया, खिलौने के अलावा मणिपुर के पारंपरिक शिल्प के विशेषज्ञ भी हैं। वे अपने उत्पाद विभिन्न प्रदर्शनियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, शिल्प बाजार और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित अलग अलग शिल्प बाजारों में प्रदर्शित कर चुके हैं। साथ ही वे इस कला को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित करते रहते हैं। 1998 मैं कौनसम इबोमचा की पत्नी हूँ। वर्ष 1998 में मेरी शादी हुई थी। शादी से पहले मुझे हाथ से शॉल और महिलाओं के कपड़े बनाने का भी शौक था। हम संपन्न परिवार से नहीं हैं। परिवार का खर्च चलाने के लिए हमने कुछ सालों तक साथ मिलकर कपड़े सिलना और कढ़ाई करना शुरू किया। बाद में उन्होंने गुड़िया बनाना शुरू किया और मैंने सिलाई और कढ़ाई में उनकी मदद की। कौनसम इबोमचा सिंह भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में बतौर प्रशिक्षक भी कार्यरत रहे हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र में योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित कौनसम इबोमचा सिंह को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात अब अनोखी लाइब्रेरी से जुड़ी हुई। पहाड़ों में शिक्षा हासिल करने में बच्चों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और पहले तो संसाधनों की कमी होती है और दूसरी बार
अगर बात की जाए तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से छात्र स्कूल में पढ़ाई के लिए पहुंच नहीं पाते। इसके अलावा शहरों में लाइब्रेरी के जरिए छात्रों को पढ़ाई करने में काफ़ी मदद मिलती है। पहाड़ों में इस तरह की सुविधाएं मिलना सपने जैसा है, लेकिन नैनीताल ज़िले के युवाओं ने एक ऐसी अनोखी पहल की है जिसकी वजह से पहाड़ों में भी दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से अब किताबें उपलब्ध हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। आपको मिलवाते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कुछ युवाओं से, जिन्होंने एक ऐसी अनोखी पहल की है जिससे पहाड़ों में भी दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से किताबें उपलब्ध हो रही हैं। यहाँ पर कुछ युवाओं ने घोड़े की पीठ पर चलती फिरती लाइब्रेरी यानी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जो कि गाँव में पहुंचकर बच्चों को किताबी ज्ञान पूरा करवाने में मदद कर रही है। दरअसल पहाड़ों में अक्सर बारिश से रास्ते बंद हो जाते हैं और बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। ऐसे में घोड़ा लाइब्रेरी दुर्गम स्थानों में भी पहुंच जाती है और बच्चों का नुकसान नहीं होने देती। हम लोगों ने एक ऐसी पहाड़ की चलती फिरती लाइब्रेरी की कल्पना की और उस चलती फिरती लाइब्रेरी के माध्यम से घोड़ों का उपयोग किया और घोड़ों के पीठ पर लादकर हम लोग उन बाल साहित्य की पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि पहाड़ के उस अंतिम बच्चे तक हम पहुंच पाएं और उसके भीतर एक पुस्तक संस्कृति बुक कल्चर को डेवलप कर पाएं। इस घोड़ा लाइब्रेरी में सामान्य ज्ञान, प्रेरक कहानियां और नैतिक शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी दी जा रही हैं। ये पहल है नैनीताल जिले के कोटाबाग के आंवला कोट निवासी शुभम बधानी की, जिन्होंने युवाओं के साथ मिलकर बच्चों को साहित्य और नैतिक शिक्षा से जोड़ने की मुहिम की शुरुआत की। बाघिनी गांव से घोड़ा लाइब्रेरी शुरू करने का निर्णय लिया और इसके लिए गांव के लोगों की मदद से एक घोड़ा लिया। घोड़े की पीठ पर पुस्तकें रखकर वो टीम के साथ गांव-गांव जाते हैं और बच्चों को पुस्तकें देते हैं। युवाओं की ये टोली अब तक 300 से ज्यादा पुस्तकें बांट चुकी है। कविता दीदी हमारे यहाँ एक घोड़ा लेके आई थी, उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, जैसे सूझा उल्लू, लाइटनिंग और ऐसी बहुत सारी कहानियों की किताबें। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी और हमें जो कहानी पढ़ी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि वो वापस आएंगी और ऐसी ही वापस नई कहानियाँ लेके आएंगी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुस्तकें पहुंचाने के साथ ही ये लोग चौपाल लगाकर नौनिहालों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ कई फिजिकल एक्टिविटीज भी कराते हैं, जो बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास दोनों के लिए ही बेहद कारगर साबित होती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। शहर में बढ़ते प्रदूषण ने सांस के रोगियों की तकलीफ को बढ़ा दिया। अस्पतालों में अस्थमा, सीओपीडी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे में डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने पर GRAP स्टेज 2 लागू किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक अत्यंत खराब रहेगी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।